हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। एकदम अच्छे हैं। हाँ बेटा, मैं एकदम अच्छा। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्सनल अकाउंट के बारे में। हमने डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से जुड़ी हुई है। डबल एंट्री सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। डबल एंट्री सिस्टम किसने बनाया था? डबल एंट्री सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय लूका पासियोली, 1494। इटली का रहने वाला था और उसने ये कहा कि अभी प्लस माइनस या कुछ और तरीकों की बजाय अब आपको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट। कोई भी रिकॉर्डिंग करनी है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाए, उस ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट को डेबिट रिकॉर्ड करेंगे, एक इफेक्ट को क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको दिया था। मान लो ये मशीनरी है। अगर मैं मशीनरी परचेज कर रहा हूं तो मेरे पास मशीनरी आ रही है और बदले में कैश जा रहा है। तो मशीनरी आ रही है और कैश जा रहा है, यानी कि दो इफेक्ट हो रहे हैं, मशीन बढ़ना, कैश का कम होना। तो मैं इन दोनों इफेक्ट को, जो आ रहा है तो उसे मैं अलग रिकॉर्ड करना चाहता हूं, जा रहा है उसको अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो एक जगह डेबिट यूज करेंगे, एक जगह क्रेडिट यूज करेंगे, यानी कि एक ही ट्रांजेक्शन में दोनों चीजें यूज होगी। सर और भी बेटा, अभी कई तरह के ट्रांजेक्शन तुम्हारे माइंड में आने लगेंगे, लेकिन उससे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए अभी और कोई ट्रांजेक्शन माइंड में मत आने दो। बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी जैसे मैं चल रहा हूं वैसे वैसे चलते जाओ आप लोग। फिर धीरे धीरे बहुत सारे ट्रांजेक्शन, जितने भी ट्रांजेक्शन आपके माइंड में आ रहे हैं, वो सब ट्रांजेक्शन हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, ना बचाना। अभी अगर जल्दबाजी की तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएंगे। नहीं तो एकदम सिंपल है, बहुत इजी है एकदम। इस तरीके से अपने लेके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, एकदम इजी है। सबसे आसान, मैंने कहा था ना आपको, अकाउंटिंग सबसे आसान है बेटा। हाँ, तो हमने लुका पासियोली से पूछा कि भाई डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। ठीक है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है ना? जैसे आप लोग कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड करेंगे। मशीन को प्लस करेंगे, कैश को माइनस करेंगे। तो उसकी जगह कोई दिक्कत नहीं है, डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। पूरी दुनिया डेबिट क्रेडिट कर रही है, हम लोग भी डेबिट क्रेडिट कर लेंगे। वो तो क्या है, प्रेजेंटेशन का रूल बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो हम उस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्डिंग करेंगे, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करेंगे। इसलिए हमने भी कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें? तो फिर बहुत ध्यान से सुनना। तो क्या कहा कि आपको अपने जितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके अंदर जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे अकाउंट्स को तीन रजिस्टर में क्लासिफाई करना पड़ेगा। और पहला रजिस्टर या पहला अकाउंट जो हमने समझा था, दैट इज पर्सनल अकाउंट्स। पहला रजिस्टर है आपका पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करेंगे। सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट बेटा एकदम सिंपल है, अकाउंट्स ऑफ दोज पर्संस टू whom वी डील विद। ऐसे सारे लोग जिनके साथ हम डील कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल पर्सनल है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सनल है। यानी पर्सनल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। रिप्रेजेंटेटिव मैंने पेंडिंग किया था, नेचुरल आर्टिफिशियल हम समझ चुके थे, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं। आर्टिफिशियल में जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी कंपनीज है, जितनी फर्म्स हैं, वो सारी आर्टिफिशियल पर्सनल के अंदर आ जाती है। क्लियर है? ये सारे पर्सनल है ओवरऑल। पर्सनल की सब कैटेगरी अगर छोड़ दूं तो ये सारे, चाहे ह्यूमन बींग्स हो चाहे ये इंस्टीट्यूशंस हो, सारे क्या कैटेगरी में रहेंगे? पर्सनल कैटेगरी में रहेंगे। द नेक्स्ट इज इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल के अंदर भी दो पार्ट्स है, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स। व्हाट आर रियल अकाउंट्स हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। चलिए देखिए, अकाउंट्स विच रिलेट्स टू द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। ऐसे सारे अकाउंट्स जो फर्म की एसेट्स या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हो, वो सारे अकाउंट क्या कहलाएंगे? रियल अकाउंट्स। यानी कि बेटा इसके अंदर आपके मोस्टली अगर बात करें तो फर्म की सारी एसेट्स या प्रॉपर्टीज आ जाएगी। नॉन लिविंग थिंग्स भी कह सकते हैं अपने इनको।
नॉन लिविंग आइटम्स आ जाते हैं। क्लियर है? जिनको ह्यूमन बींग्स कंट्रोल करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहते हैं, वो सारी वस्तुएं आ जाती है। वस्तुओं के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट्स। तो रियल अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल। यानी कि बिजनेस की जितनी एसेट्स है, एसेट्स यानी जो हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, जो हमें बेनिफिट देती है, वो सारी एसेट्स है, वो रियल कैटेगरी में रखा है। और रियल कैटेगरी के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स those assets which can be touched, which can be seen। और यहां पे अगर लिखना है तो कैन नॉट भी लगा दो, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन। यानी कि आपके पास फर्म के अंदर एसेट्स जो होती है, जो रियल अकाउंट्स होते हैं, वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स दोज एसेट्स, दोज थिंग्स विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन। जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो होगी टेंजिबल। जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो आपकी आ जाएगी इनटेंजिबल में। तो टेंजिबल इंटेंजिबल क्लियर हुआ? हाँ सर, इसके एग्जांपल बता दो। जी बेटा, इसके एग्जांपल हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेंजिबल, टेंजिबल के एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा, टेंजिबल एसेट्स बिजनेस के अंदर बिल्डिंग, क्या दिखती है आपको बिल्डिंग? यस सर। टच कर सकते हो आप बिल्डिंग को? हाँ जी सर। बिजनेस की एसेट प्रॉपर्टी होती है या नहीं होती है? हाँ सर, वो भी होती है। तो बेटा बिल्डिंग को कहां पे रखेंगे? टेंजिबल रियल एसेट के अंदर। मशीनरी, बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए मशीन्स यूज होती है, तो वो मशीन क्या आपको दिखती है? क्या टच कर सकते हो? हाँ जी सर, कर सकते हैं। तो मशीन एक और एग्जांपल हो गया। उसके बाद में फर्नीचर। बेटा फर्नीचर देखा है आपने? फर्नीचर यूज होता है बिजनेस के अंदर। यस सर। तो फर्नीचर भी क्या हो जाएगा? टेंजिबल। क्लियर है? तो ऐसे जितने भी एग्जांपल सोचिए आप लोग, मैं अभी लिख देता हूं एग्जांपल्स। एक आपका हो गया बिल्डिंग, फिर हो गया मशीन, फर्नीचर, व्हीकल, कार। अगर कार और डिलीवरी के लिए अगर आपका गुड्स डिलीवरी करना पड़ता है, तो उसके लिए आप क्या रखते हो? कोई लोड बॉडी वगैरह रखते हो, तो वो आपका क्या होगा? डिलीवरी वैन भी आपकी क्या है? व्हीकल्स। व्हीकल्स आपका टेंजिबल एसेट है। स्टॉक, बिजनेस डील किस में करता है? कोई ना कोई गुड्स में डील करता है, वो गुड्स, गुड्स का स्टॉक क्या होगा? रियल होगा, टेंजिबल होगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश। कैश क्या होगा? कैश, कैश इज ऑल्सो रियल। क्लियर हुआ? रियल के अंदर टेंजिबल एसेट्स। अच्छा ये बताइए, क्या बिल्डिंग पर्सनल में आ सकती है? बिल्डिंग खुद डील करती है? बिल्डिंग नहीं सर, बिल्डिंग कैसे डील करेगी? बिल्डिंग तो यूज होती है बिजनेस के अंदर, एसेट होती है। तो बिल्डिंग कोई संस्था नहीं है, बिल्डिंग कोई पर्सन नहीं है, इसलिए बिल्डिंग एसेट है हमारी। और बिल्डिंग को कहां पे क्लासिफाई करेंगे? रियल के अंदर। तो रियल के अंदर बेटा क्या आएगा? रियल के अंदर आपका आ जाएगा सारी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म, मैटेरियल थिंग्स आएगी इसके अंदर। और एक चीज और ध्यान रखिए, फर्म की जो प्रॉपर्टीज है वो दो तरह की हो सकती है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको समझाता हूं। हमने ये तो लिख लिया, कैन नॉट बी टच, कैन नॉट बी सीन। बट इनटेंजिबल के अंदर सर एग्जाम्पल क्या होंगे? तो बेटा इनटेंजिबल का पहला एग्जाम्पल आप नोट करो, गुडविल।
गुडविल, नाम सुना होगा आपने गुडविल। बेटा गुडविल यानी कि रेपुटेशन। कुछ फर्म्स की, कुछ बिजनेस की अच्छी रेपुटेशन होती है मार्केट के अंदर। वो रेपुटेशन आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, लेकिन आप उसको कारण ये देख सकते हो कि कस्टमर जो है, भीड़ लगी रहती है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस जबरदस्त चल रहा है। उसका रीजन क्या है? गुडविल। तो गुडविल एक तरह की रेपुटेशन है, एक नेम एंड फेम है, जिसके कारण बिजनेस को बहुत फायदा होता है। ये दिखती नहीं है बट इसका असर रहता है। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है जो बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए। उसके बाद में बात करते हैं पेटेंट। सर ये पेटेंट क्या होता है? सुना है बेटा आपने पेटेंट क्या होता है? चलो नहीं सुना तो अभी बता देते हैं। बेटा जब कोई इन्वेंशन होती है, कोई खोज की जाती है, तो उस चीज के लिए आपको क्या मिल सकता है? पेटेंट मिल सकता है। आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपका न्यू वर्क होना चाहिए, कुछ रिसर्च करके वर्क होना चाहिए जो आपने यूनिक क्रिएट किया है, तो उस चीज को कोई दूसरा आदमी कॉपी नहीं करे, इसके लिए आप क्या करवा सकते हो? पेटेंट करवा सकते हो। सर किन चीजों का पेटेंट हो सकता है? बेटा पेटेंट बहुत सारी चीजों का हो सकता है। जैसे सबसे पहले तो मेडिसिन के अंदर अगर आपने कोई फॉर्मूला बनाया है, केमिकल को कोई फॉर्मूला बनाया है, ड्रग्स के अंदर कुछ फॉर्मूला बनाया है आपने, आपने हो सकता है फर्नीचर की कोई डिजाइन बनाई है, यूनिक डिजाइन बनाई है, जिसको आप चाहते हो कि कोई कॉपी ना करे, तो आप उसका पेटेंट करवा सकते हो। क्लियर है? कार की डिजाइन बनाई है आपने, और कुछ ऐसा इनोवेशन किया आपने, तो उसके लिए आप क्या करवा सकते हो? पेटेंट करवा सकते हो। नॉर्मली 20 इयर्स का पेटेंट मिलता है। और सर ये पेटेंट कौन करता है? ये पेटेंट करता है इंडियन पेटेंट ऑफिस। इंडियन पेटेंट ऑफिस है जो पेटेंट इशू करने का काम करता है। सर क्या पेटेंट पूरी दुनिया भर में करवाया जा सकता है? बेटा देर इज नो इंटरनेशनल पेटेंट्स। पेटेंट कंट्री वाइज होता है। अगर आप चाहते हो इंटरनेशनली पेटेंट करवाना, पूरे वर्ल्ड में ही कॉपी कॉपी ना कर सके कोई, तो आपको फिर अलग अलग कंट्रीज के थ्रू उसका पेटेंट करवाना पड़ता है। उसमें आपकी हेल्प करता है एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस पीटीओ। यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। ये आपकी हेल्प करता है। यूएसपीटीओ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपको कंट्री वाइज, तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जो रिसर्च करती है, वो अगर कोई पेटेंट करवाती है, तो वो जिन जिन कंट्रीज के अंदर उनका बिजनेस है, वहां पे उनका लाइसेंस या उनका फॉर्मूला कोई कॉपी ना करे, इसके लिए वो उतनी कंट्रीज के अंदर पेटेंट करवा लेती है। चलिए पेटेंट का नॉलेज अपने को जरूरत नहीं अभी। ट्रेडमार्क। Have you seen some trademark on the products? Let's look on this. ये देखिए, ये कई ट्रेडमार्क है, वो बहुत फेमस है। आपको इनको देख के याद आ जाएगा कि ये आपने कहीं ना कहीं देखे हुए हैं। ये ट्रेडमार्क होता है बेटा, देखा आपने? ये जो ट्रेडमार्क है, हाँ ये यही बेटा, यही। हाँ, ये जो ट्रेडमार्क्स हैं, ये ट्रेडमार्क एक आइडेंटिफिकेशन बन जाता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बन जाती है। तो ये जो पेटेंट्स है, ये जो ट्रेडमार्क है, इनको भी कोई दूसरा कॉपी ना करे, इसके लिए लोग इनका ट्रेडमार्क करवा लेता है। जैसे कोई नाम लिखने की स्टाइल स्पेशल, कुछ लोगो, क्लियर है? या लोगो और कुछ नाम दोनों का कॉम्बिनेशन, ये सब जो स्टाइल है, पर्टिकुलर जो वर्ड्स है उनके, वो अगर लोग कॉपी करने लग गए, तो फिर क्या होएगा? कंफ्यूजन होएगा कस्टमर्स के अंदर। इसलिए जिसने अपना लोगो फिक्स किया है, वो चाहता है कि ये लोगो कोई और यूज ना करे, ये मेरा जो नाम है वो कोई और यूज ना करे। तो उस पर्टिकुलर नाम का, उस लोगो का ट्रेडमार्क करवाया जा सकता है। तो ट्रेडमार्क आपको एक लेटर की तरह इश्यू हो जाता है, जिसके बाद में कोई भी आपका जो ट्रेडमार्क है उसको यूज नहीं कर सकता।
तो ये होते हैं ट्रेडमार्क। ये आपकी इंटेंजिबल एसेट है, केवल एक लाइसेंस या एक आपको लेटर मिल गया इश्यू, जिससे आप अकेले ओनर बन जाते हो उसके। सर और क्या एसेट्स होती है बेटा? हाँ, और एसेट्स बेटा एक यहाँ पे कंप्यूटर। कंप्यूटर कहाँ पे आएगा? सर कंप्यूटर तो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो कंप्यूटर यहां लिख देता हूं मैं, कंप्यूटर, लैपटॉप। लेकिन बेटा कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर चलता है या फिर उसके अंदर जो काम करने के लिए होता है वो क्या होता है? सर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेटा कहाँ आएंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी हम लोग खरीदते हैं, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ पे आएंगे? टेंजिबल है कि इंटेंजिबल? सर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेंजिबल होंगे। बेटा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने देखा है किस कलर का होता है? टच किया आपने बेटा कभी कोई सॉफ्टवेयर को? हाँ सर, हमने टच किया है। बेटा एक दो नाम बताओ जो सॉफ्टवेयर को आपने टच किया है कि हाँ सर। बेटा वो आप जो टच करते हो, फोन को टच करते हो, सॉफ्टवेयर टच नहीं होता है आपसे। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामिंग होती है, कोड होता है जो इनटेंजिबल है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल एसेट। अगर आपके बिजनेस ने खरीद रखी है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो आपके पैसे लगे वो आपकी एसेट बन गया। और किस कैटेगरी में रखेंगे उसको? इनटेंजिबल के अंदर। तो बिजनेस की सारी टेंजिबल इनटेंजिबल सारी एसेट्स जो आती है वो आती है अपने रियल अकाउंट्स के अंदर। तो क्लियर हुआ आपको रियल अकाउंट? रियल अकाउंट में एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, लेकिन ये सॉरी इंटेंजिबल के और एग्जांपल बता दूं, बट जितने ही ज्यादा एग्जांपल बताऊंगा उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उतना ही ज्यादा आपको समझना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमें इंटेंजिबल की अकाउंटिंग करनी ही नहीं है। इंटेंजिबल में आराम से रहिए आप, खाली आपको एग्जांपल बस पता होने चाहिए। आपको अकाउंटिंग नहीं करनी है ट्रेडमार्क की, ना ही आपको गुडविल की अकाउंटिंग करनी है। अभी 11th क्लास में आपको कुछ नहीं करना है इनसे रिलेटेड। तो खाली इंटेंजिबल क्या होता है, क्या एग्जांपल है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? व्हाट आर रियल अकाउंट्स? चलिए नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है वो देख लेते हैं। अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बिजनेस ट्रांजैक्शन दिखाए थे नवीन बुक स्टोर के, उसमें आपने देखा था कि बहुत सारे खर्चे भी हो रहे हैं। वर्कर्स को सैलरी दे रहा हूं, क्लियर है, कैरीज का ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूं मैं, इंश्योरेंस करवा रहा हूं, रेंट पे कर रहा हूं। तो ये जो सारे खर्चे लगते हैं, ये ना तो खर्चे हमारे पर्सन है, ना ही ये खर्चे रियल यानी एसेट्स है हमारी। तो फिर ये खर्चों के लिए हमने एक अलग अकाउंट बना दिया जिसका नाम है नॉमिनल अकाउंट्स। तो नॉमिनल अकाउंट्स में अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस या फिर इनकम और गेन्स, ये जो भी बिजनेस का इनकम और एक्सपेंस है उसके लिए एक अलग अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट्स। तो सर नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर कोई पार्ट नहीं है इसके, मैं खाली ऐसी एग्जांपल लिखने के लिए आपको बता रहा हूं, एक्सपेंस और इनकम्स। तो दोनों को अलग अलग लिख देते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर बेटा आप सैलरी पे करते हो, तो सैलरी पेमेंट करना आपका क्या है? एक्सपेंस है। और गुड्स परचेज करना आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। अगर आपको कमीशन रिसीव्ड हो जाए, रिसीव्ड, तो सर इनकम है। सेल्स, अगर आप सामान बेच दो, बिक्री कर दो, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है। उसके बाद रेंट पेड कर रहे हैं, अगर हमने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है तो हमारा एक्सपेंस है। लेकिन अगर सर रेंट रिसीव्ड हो जाए तो बेटा, अगर रेंट रिसीव्ड हो जाए तो आपकी इनकम हो जाएगी। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट आपका खर्चा है। अगर आप कैरीज पे करते हो, कैरीज यानी गाड़ी भाड़ा, सामान आएगा गाड़ी भाड़ा चुकाना पड़ेगा, तो कैरीज आपके लिए खर्चा है। और अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके लिए क्या है? इनकम है। क्लियर हुआ? यानी कि बहुत सारे खर्चे बिजनेस को चुकाने पड़ते हैं, वो सारे खर्चे आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है। और जितने भी आपको इनकम्स रिसीव होती है वो सारी आपके लिए इनकम और एक्सपेंस आपके लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये था अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल।
एकदम आराम से धीरे धीरे इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्लासिफिकेशन, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्योंकि अभी जो हम अकाउंटिंग करने वाले हैं, डेबिट क्रेडिट करने वाले हैं, वो इसी के बेस पे करने वाले हैं। ये इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन किया है। ये क्लासिफिकेशन लुका पासियोली ने आज से 500 साल पहले दे दिया था। तो अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: पर्सनल, रियल, नॉमिनल। Personal accounts are those accounts of those persons to whom we deal with. Real accounts are the accounts which are related with the assets and properties of the firm, and nominal accounts are related with the expenses and incomes of the firm. Clear हुआ? ये मैंने लिखा है बेटा बोर्ड पे गुड्स, यानी कि बेटा कोई भी अगर बिजनेस है, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो क्या होगा? गुड्स। यानी कि अगर हम कभी भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने की बात करेंगे, उसके लेन देन की बात करेंगे, तो सबसे ज्यादा टाइम कौन सा वर्ड अपने पास आएगा? गुड्स। क्योंकि हमेशा अगर मैं मान लो मैं स्टेशनरी का डीलर हूं, तो मैं पूरे टाइम किसकी बात करूंगा? सर स्टेशनरी की बात करेंगे। और अगर मैं मान लो फर्नीचर का डीलर हूं, तो मैं पूरे टाइम किसकी बात करूंगा? मैं फर्नीचर की बात करूंगा। इसलिए गुड्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म अकाउंटिंग के लिए रहेगा। और हम आगे कुछ काम करें उससे पहले हमें सबसे बेसिक के अंदर गुड्स क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो आज गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स की टर्म को एकदम अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। अच्छा जी सर, तो देखिए गुड्स क्या होता है। सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। गुड्स क्या है? व्हाट इज गुड्स? गुड्स आर द physical items in which business deals. गुड्स वो है जिनके अंदर बिजनेस क्या करता है? डील करता है, व्यापार करता है। यानी कि हमारा मेन काम ही इस पर्टिकुलर गुड्स में, वो गुड्स अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको और सिंपली मैं लिख सकता हूं, गुड्स आर द आइटम्स which are purchased for resale। यानी कि बेटा गुड्स वो है जो हम रीसेल के लिए खरीदते हैं। खरीदा और वापस बेच दिया। जैसे आप देखते हो मेरा बेटा एक स्टेशनरी शॉप चलता है, क्या नाम है उसका? नवीन बुक स्टोर। बेटा ये यहां पे मैं क्या हूं? स्टेशनरी डीलर। मैं क्या हूं? स्टेशनरी डीलर। तो अभी मैं रजिस्टर्स परचेज करता हूं, मैं मार्कर्स परचेज करता हूं, मैं पेन परचेज करता हूं, बुक्स खरीदता हूं, नोटबुक्स खरीदता हूं। स्टेशनरी का जितना भी सामान है, ये सारा जो भी मैं सामान परचेज करता हूं, तो इसका वापस से मेरा पर्पस क्या है? रीसेल। मैं क्या करूंगा? ये सारा सामान एच इट इज क्या कर दूंगा? रीसेल कर दूंगा। मैंने खरीदा, वापस रीसेल कर दिया। मैंने बेटा मार्कर खरीदा 15 रुपए में, और मैंने इसको रीसेल कर दिया 20 रुपए में। हाँ सर प्रॉफिट। हाँ बेटा प्रॉफिट के लिए ही तो बिजनेस करते हैं हम लोग, बिना प्रॉफिट तो थोड़ी ना करूंगा। तो मैंने 15 में ये मार्कर मैं खरीदता हूं, और इसको मैं 20 रुपए में आगे सेल कर देता हूं। तो ये मार्कर बेटा मेरे लिए क्या है? सर मार्कर आपके लिए क्या है? गुड्स है।
क्योंकि आप मार्केट के अंदर डील करते हो। आप स्टेशनरी का जितना भी सामान है वो सारा सामान मेरे लिए क्या है, गुड्स है। तो क्या लिखा हमने, गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। वो गुड्स आपकी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे सपोज करो मान लो मैं फर्नीचर का डीलर हूं, तो जितना भी फर्नीचर है वो फर्नीचर मेरे लिए क्या है, सारा गुड्स है। तो मैं सर मार्कर पेन ये सब जब खरीदूंगा तो मैं क्या इनका सबका अलग अलग नाम रिकॉर्ड करूंगा या मैं इनको सीधे गुड्स यूज करूंगा? तो बेटा इनको सारों को एक साथ ही हम क्या बोल देते हैं, गुड्स। जिन जिन सामान के अंदर मैं डील करता हूं वो सारे मेरे लिए क्या है, गुड्स है। वो एक सामान हो सकता है और बहुत सारे सामान हो सकते हैं। मान लो एक एसी का डीलर है, एयर कंडीशन बेचता है, तो उसके लिए एसी क्या है, गुड्स है। एसी खरीदता है, एसी रीसेल कर देता है, तो एसी उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो गुड्स है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक्स आर गुड्स फॉर ए स्टेशनरी डीलर। उसी तरह वॉचेज आर गुड्स फॉर ए वॉच डीलर। कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स आर गुड्स फॉर लिनोवा कंपनी। बेटा लिनोवा कंपनी का काम ही क्या है, लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह या इससे रिलेटेड आर्टिकल्स के अंदर डील करना। तो कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स लिनोवा कंपनी के लिए क्या बन जाएंगे, गुड्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर बात करें मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी का काम क्या है बेटा, उसका काम है कार बनाना। तो जो कार्स है वो उसके लिए क्या है, गुड्स है। तो जो जिस चीज के अंदर डील कर रहा है वो उसके लिए क्या होगा, गुड्स होगा। क्लियर हुआ बेटा आपको? अच्छा, अभी जो गुड्स है, गुड्स को हम लोग जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसको अलग अलग अकाउंट वाइज क्लासिफाई करते हैं। कितने अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं, 5 अकाउंट्स में क्लासिफाई करते हैं। अभी मैं और डिटेल के अंदर जब इसका क्लासिफिकेशन समझेंगे तो और डिटेल में मैं समझाने वाला हूं कि गुड्स की और क्या क्या यहाँ पे डेफिनेशन हो सकती है। अभी क्लियर डेफिनेशन ये आपको क्लियर हुई कि गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर बिजनेस डील करता है, जिनके अंदर हम व्यापार करते हैं। मेरा अगर काम फर्नीचर का है तो फर्नीचर मेरे लिए गुड्स है। मेरा काम स्टेशनरी का है तो स्टेशनरी मेरे लिए गुड्स है। मेरा काम अगर ट्रक बनाने का है तो ट्रक मेरे लिए गुड्स बन जाएगा। तो गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स इन विच बिजनेस डील्स। अब देखना गुड्स के अंदर जब भी ट्रांजेक्शन होगा तो क्या क्या अकाउंट इफेक्ट होंगे। परचेज, कब हम परचेज बोलेंगे, और क्या वर्ड यूज करते हैं, सेल्स। और क्या यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। फिर क्या यूज करेंगे, सेल्स रिटर्न। और फाइनली स्टॉक। क्लियर है? यानी कि गुड्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस जो भी होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट ट्रांजैक्शंस गुड्स से रिलेटेड होते हैं। इसलिए गुड्स को हमें अच्छे से समझना है और गुड्स के लिए हम क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन पर डिपेंड करता है। गुड्स में किस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो हम अलग अलग तरह के अकाउंट्स ओपन करते हैं। तो कितने तरह के अकाउंट्स हम गुड्स के लिए ओपन करते हैं, 5 types of accounts which we open for recording of goods. One is purchase account, sales account, purchase return account, sales return, stock account. तो ये अकाउंट मैं आपको अच्छे से क्लियर करवाता हूं। सबसे पहले हम समझते हैं परचेज अकाउंट फर्स्ट। तो इसका गुड्स के डेफिनेशन का सब पार्ट अपने लिख रहे हैं। गुड्स के अंदर सबसे पहले हम समझ रहे हैं परचेज अकाउंट। परचेज क्या होता है, यानी कि परचेज को अगर समझना है तो ये समझना, द टर्म परचेज इज यूज्ड। दो पार्ट्स में इसको हम समझ रहे हैं। किसी भी बिजनेस के लिए परचेज क्या होगा, सर जब वो गुड्स खरीदेगा, गुड्स की खरीदने को क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। और गुड्स जो है वो किस लिए खरीद सकता है, फर्स्ट गुड्स है वो दो काम के लिए खरीद सकता है, फॉर
परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यानी कि गुड्स मैंने खरीदा, मैंने स्टेशनरी खरीदा, स्टेशनरी किस लिए खरीदा? रीसेल करने के लिए, वापस बेचने के लिए। और दूसरा क्या हो सकता है? फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग, फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। यानी कि अब अच्छे से देखना, गुड्स की परचेज क्या क्या हो सकती है। एक तो मैं हमेशा बिजनेस के अंदर जो अगर बात करें तो दो टाइप्स के बिजनेस होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड द अदर वन इज मर्केंडाइजिंग, यानी कि ट्रेडिंग। तो अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं या फिर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मेरे लिए गुड्स क्या क्या हो सकता है। तो यहां पे देखना, यहां पे बेटा ये मैंने मार्कर खरीदा, क्या ये मार्कर मैंने बना बनाया खरीदा? हाँ। क्या मैं इसको एज इट इज बेचूंगा? हाँ जी सर। तो फिर ये मार्कर जो है इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? डील कर रहा हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं। मार्कर मेरे लिए क्या होगा? सीधा रेडीमेड गुड्स है और मैं उसको सेल करूंगा। लेकिन बेटा मान लो मैं एक स्टेशनरी डीलर नहीं बल्कि लिनोवा कंपनी हूं। लिनोवा, तो लिनोवा बेटा क्या बनाती है सर? ये कंप्यूटर्स बनाती है, ठीक है बेटा, या लैपटॉप्स बनाती है। तो लिनोवा कंपनी जब लैपटॉप्स या ये बनाएगी तो ये बनाने के लिए क्या ये सामान परचेज करेगी? हाँ जी सर। अच्छा, क्या ये लिनोवा कंपनी डायरेक्ट लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदती है? नहीं जी सर, नहीं। ये लैपटॉप और कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदती है या फिर कुछ पार्ट्स खुद घर पे बनाती है और फिर उनको असेंबल करके मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाता है। यानी कि लिनोवा कंपनी कुछ पार्ट्स बाहर से भी खरीदती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, कीबोर्ड, स्क्रीन, मॉनिटर और भी कई पार्ट्स होंगे, मदरबोर्ड। ठीक है, प्रोसेसर। यानी कि ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं इनको लिनोवा कंपनी बाहर से परचेज करती है। इनको परचेज करके फिर क्या इनको एज इट इज बेच देती है? नहीं सर, ये तो स्टेशनरी वाले का काम है, खरीदा एज इट इज बेच दिया। तो स्टेशनरी डीलर क्या कहलाता है? ट्रेडर। तो ट्रेडर के लिए गुड्स क्या होते हैं? जो खरीदे जाते हैं रीसेल करने के लिए। बट मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स वो नहीं होते जो रीसेल के लिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हमेशा गुड्स खरीदता है किस लिए? प्रोडक्शन करने के लिए। किसका प्रोडक्शन? फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन। यानी कि लिनोवा कंपनी गुड्स खरीदती है फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मींस यहां पे लिनोवा के लिए फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या हो गया? लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। तो लैपटॉप एंड कंप्यूटर्स का प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं, जो आइटम्स खरीदे जाते हैं, वो आइटम्स लिनोवा कंपनी के लिए क्या कहलाएंगे? परचेज। तो जब ये हार्ड ड्राइव खरीदेगी, रैम खरीदेगी, कीबोर्ड खरीदेगी, स्क्रीन, प्रोसेसर, मदरबोर्ड वगैरह जब परचेज करेगी तो हम इनकी परचेज को किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज अकाउंट। तो बेटा जब लिनोवा कंपनी इन सब इक्विपमेंट्स की परचेज करेगी ताकि फिनिश्ड प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सके, तो इन सब की परचेज को हम किस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? क्या नाम से रिकॉर्ड करेंगे? क्या हम हार्ड ड्राइव, रैम या इन सारे इक्विपमेंट को अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे या फिर सिर्फ एक नाम से रिकॉर्ड करेंगे? जी सर, इनको हम एक ही नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज अकाउंट। क्लियर हुआ? तो परचेज अकाउंट कब यूज होता है? जब गुड्स की परचेज हो। और गुड्स क्या होता है? जो या तो रीसेल कर दिए जाएंगे या फिर गुड्स से फिनिश्ड प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होगी, फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट को रीसेल कर दिया जाएगा। तो बहुत ही एकदम शॉर्ट के अंदर एकदम अच्छी सी डेफिनेशन है
कि फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, या तो गुड्स मैं खरीदता हूं रीसेल करने के लिए, और दूसरा हो गया कि मैं गुड्स खरीदता हूं प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन करने के लिए, किसका, फिनिश प्रोडक्ट का, टू बी सोल्ड, जिनको बेच दिया जाएगा। तो यानी कि कुल मिला के ये मैं डायरेक्टली नहीं बेच के, लेकिन फिनिश प्रोडक्ट बना के रीसेल ही करने वाला हूं इनको, बट मैं इनको लैपटॉप कंप्यूटर के फॉर्म में रीसेल करने वाला हूं। मैं क्या इनको अपने पास ही रख लूंगा? नहीं, लिनोवा कंपनी इनको अपने पास नहीं रखती है। असेंबल किया, असेंबल करके उनको वापस से करना क्या है, फिनिश प्रोडक्ट बना के रीसेल करना है। तो दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक होता है जिसका काम ट्रेडिंग है, मर्केंडाइजिंग है, दूसरा जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग है। तो दोनों के ये जो है परचेज है, वो गुड्स की परचेज क्या होगी वो हमने समझा। उसके बाद में सर अगला अकाउंट हमने लिखा हुआ है सेल्स। तो सेल्स क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे परचेज वैसे ही सेल, सेल्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा है। सेल्स यानी जो ये टर्म है सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स। सेल्स इज यूज्ड फॉर द सेल ऑफ गुड्स इन विच वी डील्स या फर्म डील्स। ऐसे गुड्स जिनके अंदर हम डील करते हैं उनको बेचने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, सेल्स वर्ड यूज होता है। यानी कि जैसे अगर मान लो मैं स्टेशनरी का डीलर हूं, तो मैं जब स्टेशनरी बेचूंगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा सेल्स। जब मैं लैपटॉप कंप्यूटर का डीलर हूं तो मैं लैपटॉप बेचूंगा तो क्या एंट्री करूंगा, सेल्स अकाउंट। क्लियर हुआ व्हाट इज सेल्स? सेल्स मतलब जिन गुड्स के अंदर हम लोग डील करते हैं उन गुड्स को अगर सेल करें तो क्या बोलेंगे, सेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला पॉइंट है परचेज रिटर्न। तो अभी देखते हैं परचेज रिटर्न क्या होता है। ये अपनी थर्ड टर्म है, परचेज रिटर्न। मान लो मैं स्टेशनरी का डीलर हूं और मैं क्या खरीद के लेके आया, मार्कर। मैंने क्या परचेज किए, मार्कर। तो बेटा ऐसा कोई जरूरी है कि सारे मार्कर अच्छे हो, कुछ दिक्कत भी तो हो सकती है। तो ये देखना, ये मार्कर तो बेटा एकदम सही है, मैंने इसको यूज करके देखा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो ये मैंने मार्कर परचेज किया, ये मार्कर, इसमें बेटा देखो यहाँ इंक लीक हो रही है, मार्कर के अंदर इंक लीक हो रही है, और ये मार्कर एकदम फिट नहीं है। तो क्या इस मार्कर को मैं रख लूं? क्या मैं इस मार्कर को रख लूं, इसको मैं रीसेल करूं ऐसे ही टूटे फूटे को? ना जी ना सर, कस्टमर से रिलेशन खराब हो जाएगा। हाँ जी बेटा, इसलिए मैं इस मार्कर को क्या कर देना चाहता हूं, रिटर्न। जो मार्कर मैंने, जिस गुड्स की मैंने परचेज की थी, वो मैं वापस क्या कर रहा हूं, सप्लायर को रिटर्न कर रहा हूं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न के अंदर नोट कर लेते हैं कि परचेज रिटर्न क्या है। तो बेटा गुड्स को मैं अगर, खरीदे हुए गुड्स को अगर मैं रिटर्न कर देता हूं वापस, तो उसको क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। और रिटर्न किस लिए करूंगा मैं, या तो डिफेक्टिव हो सकते हैं या लो क्वालिटी गुड्स है, मैंने जो क्वालिटी डिमांड की थी उसकी जगह मेरे को लो क्वालिटी का गुड्स सप्लाई कर दिया है, तो मैं उस गुड्स को वापस क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और जब भी मैं खरीदा हुआ गुड्स रिटर्न करूंगा तो क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। उसके बाद एक और वर्ड आता है अपना सेल्स रिटर्न। तो व्हाट इज सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न कब यूज करेंगे, तो सेल्स रिटर्न भी लिख लेते हैं, चलिए। हाँ जी बेटा, कस्टमर में ऑल्सो रिटर्न गुड्स टू द फर्म। जैसे हम अपने सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं, अब मान लो यही जो मार्कर मैंने अपने कस्टमर को बेचा और वो कस्टमर को अगर पसंद नहीं आया, तो कस्टमर
क्या हम लोग करते हैं ना, रूटीन के अंदर करते हैं ना, आप लोग जैसे सामान खरीदते हो तो सच्ची सच्ची बताना कि कभी पसंद नहीं आए तो आप सामान वापस रिटर्न करते हो कि नहीं? हाँ जी सर, हाँ। तो बेटा वही, जब आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप उस सामान को क्या कर सकते हो? रिटर्न कर सकते हो। तो मेरा बेचा हुआ सामान अगर मुझे वापस रिटर्न आया तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्स रिटर्न एंड ऑल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड। इसी को, सेल्स रिटर्न को ही एक और नाम बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड, और परचेज रिटर्न को भी बोला जा सकता है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न यानी कि वापस आना। अब जब बताना, कस्टमर अगर मुझे रिटर्न कर रहा है, वापस कस्टमर मुझे रिटर्न कर रहा है, तो सामान आ रहा है कि जा रहा है? सामान आ रहा है या जा रहा है? कस्टमर ने मुझे दे दिया, ये वापस आ गया मेरे पास, तो क्या हुआ? इनवर्ड हुआ ना। इसको क्या बोलेंगे? रिटर्न इनवर्ड, या सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। और जब मैं अपने सप्लायर को वापस दे रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं कि ये मुझे पसंद नहीं आया, ये वापस रख लो, तो मैं क्या कर रहा हूं? रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि सामान मेरे से वापस जा रहा है, इसलिए क्या बोल सकते हैं इसको? रिटर्न आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है। तो ये चारों टर्म अपने को क्लियर हुई कि जब भी गुड्स है, पहली चीज तो गुड्स वो होते हैं जिनके अंदर हम डील करते हैं, जिसके अंदर हम बिजनेस करते हैं। या तो हम मैन्युफैक्चरर है या हम ट्रेडर है। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो गुड्स हमारे लिए वो है जो हम खरीदेंगे ताकि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके, और फिर उसको हम रीसेल कर देते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया लिनोवा का। और अगर हम ट्रेडर है, मर्केंडाइज है, तो फिर हम क्या करते हैं? बना बनाया गुड्स खरीदते हैं, हम सीधा उसको रीसेल कर देते हैं। खरीदते ही सिर्फ रीसेल करने के लिए, बीच में हम कोई प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, तो भी वो हमारे लिए गुड्स है। और मैन्युफैक्चर के लिए जो प्रोडक्शन में सामान यूज होता है वो उसके लिए क्या है? गुड्स है। लेकिन पर्पस दोनों के अंदर क्या है? रीसेल। अब मान लो लिनोवा कंपनी या कोई और कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के अंदर मान लो कुछ मशीन्स यूज करती है, तो क्या वो मशीन्स गुड्स होंगे? सोचो बेटा कि मान लो ये मार्कर बनाने के लिए ही मुझे कुछ मशीन्स यूज करनी पड़ती है ताकि मैं इसको शेप दे सकूं, इंक फिलिंग करूं, इसमें कैप बनाता हूं, तो उसके लिए क्या यूज करता हूं? कुछ मशीन्स का यूज करता हूं। तो क्या वो जो मशीन्स मैं यूज कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए गुड्स है? नहीं सर, नहीं। मशीन रीसेल थोड़ी करोगे आप। ये मशीन से मार्कर्स बन गए, मैन्युफैक्चर हो गए, क्या वो मशीन मैं रीसेल कर दूंगा? ना जी सर, ना। वो मशीन तो कंटिन्यूअस यूज करने के लिए होती है। जो चीज हम रीसेल करते हैं वही हमारे लिए क्या होता है? गुड्स होता है। तो सर मशीन्स वगैरह या जो टूल्स मैं यूज कर रहा हूं प्रोडक्शन के अंदर, वो टूल्स, वो मशीन्स मेरे लिए गुड्स नहीं होंगे। गुड्स केवल वही होते हैं जिनका फाइनली लास्ट टू लास्ट जाकर के ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रीसेल, टू बी सोल्ड, यानी कि जिनको बेचा जाएगा उसे ही हम गुड्स बोलते हैं। जो हम यूज करते रहेंगे, रीसेल नहीं करना है जिसका पर्पस, उसको हम गुड्स नहीं बोलते हैं। तो ये चारों पॉइंट क्लियर हुए। अच्छा, उसके बाद में पांचवा पॉइंट, स्टॉक। तो बेटा अभी मैंने आपको कहा कि वो हमारा स्टेशनरी डीलर है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर अभी आपको कहा जाए कि आप उसके पास जाओ, स्टेशनरी वाले के पास अभी आप जाओ और जाकर के चेक करो कि क्या उसके पास कुछ सामान पड़ा है, क्या उसके पास कुछ सामान पड़ा है? तो आप जाओगे और स्टेशनरी की दुकान पे आपको क्या दिखने वाला है? हाँ सर, हाँ, स्टेशनरी के डीलर के पास सब सामान अवेलेबल पड़ा है अभी भी। यानी कि सामान कभी भी जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनी टाइम कुछ वैल्यू का गुड्स उसके पास एनी टाइम अवेलेबल रहता है। और ये हम पीरियोडिकली चेक करते हैं, रूटीन में चेक नहीं करते हैं। ईयर एंड होने पे हम चेक करते हैं कि कितना सामान हमारा बचा हुआ पड़ा है। तो वो जो सामान जो उसके पास में आज भी अभी पड़ा रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। या फिर इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज इन्वेंट्री।
स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है। यानी कि अभी आप स्टेशनरी वाले डीलर के पास अभी जस्ट जाओ और चेक करो कि क्या उसके पास में कुछ सामान पड़ा है। जो सामान उसके पास बचा हुआ पड़ा है उसी सामान को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। तो कोई भी बिजनेस फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास एनी टाइम कुछ ना कुछ स्टॉक तो पड़ा ही रहेगा। जो गुड्स का जो स्टॉक बचा हुआ रह जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो परचेज, गुड्स परचेज करने के लिए किस लिए परचेज करते हैं, सेल्स, जो हम डील करते हैं वो गुड्स सेल करते हैं, तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लियर हुआ। और स्टॉक यानी कि जो रिमेनिंग रह जाए उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक। चलिए अभी स्टॉक क्या होता है बेटा, लिख भी लेते हैं इसको हम लोग, स्टॉक क्या होता है ताकि हमें पता रहेगा। लिखिए, यानी कि स्टॉक रेफर्स टू द टेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल प्रॉपर्टी, स्टॉक को हम देख सकते हैं कि नहीं, टच कर सकते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने लिखा टेंजिबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द फर्म फॉर आइदर प्रोडक्शन और रीसेल। स्टॉक वो है जिससे या तो मैं प्रोडक्शन करूंगा या फिर मैं रीसेल करने के लिए जिसको मैंने रखा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। और स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो आपका मोस्टली या तो बिगिनिंग में या ईयर के एंड में, इसीलिए स्टॉक में भी ओपनिंग और क्लोजिंग। स्टॉक अगर ईयर के बिगिनिंग के अंदर पड़ा है तो ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, ईयर के एंड में पड़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो डेली बेसिस पे नहीं होता है, पीरियोडिक बेसिस पे होता है। क्लियर हुआ। तो जो सामान बचा हुआ रह जाए, जो गुड्स बचे हुए रह जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद में एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। स्टॉक आपका 3 तरह का हो सकता है। वो कौन कौन से सर, तो बेटा ये स्टॉक, और मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं लिनोवा कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं मारुति सुजुकी की बात कर रहा हूं। ऐसी कंपनी जिनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, गुड्स बना बनाया खरीद के बेचना काम नहीं है इनका। इनका काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। और मैन्युफैक्चरर के लिए गुड्स कितने तरह के हो सकते हैं बेटा, गुड्स हो सकते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए 3 तरह के। कौन कौन से, क्या लिनोवा कंपनी लैपटॉप खरीदती है, क्या उसके पास में सीधा लैपटॉप आ जाता है, कंप्यूटर्स आ जाते हैं बने बनाए रेडीमेड, ना सर ना। तो बेटा लिनोवा कंपनी क्या खरीदती है, लिनोवा कंपनी सर लैपटॉप बनाने के लिए, तो हम ये केस ले रहे हैं लिनोवा का। लिनोवा कंपनी लैपटॉप बनाने के लिए सबसे पहले जो खरीदती है वो आपका हो गया, जैसे मान लो हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, यानी कि ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट्स खरीदती है। क्या प्रोसेसर का बिना कंप्यूटर में लगे, लैपटॉप में लगे बिना कोई यूज है, हार्ड ड्राइव का कोई यूज है, रैम का कोई यूज है, नहीं सर नहीं। इसी तरह और भी बहुत सारे सामान ये खरीदती है, मदरबोर्ड वगैरह हो गया। तो ये जो सारे ये सामान जो परचेज करती है लिनोवा कंपनी, ताकि इनको असेंबल किया जा सके, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जा सके। तो इन सारे जो मटेरियल है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सारे मटेरियल को बोला जाएगा रॉ मटेरियल। ये सारे जो गुड्स है ये इसके लिए क्या कहलाएंगे, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। क्या ये रॉ मटेरियल ये रीसेल करेगी, हाँ जी सर रीसेल करेगी, लेकिन पहले इनको प्रोसेसिंग करेगी, फिनिश प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको रीसेल करेगी। इसका पर्पज ये नहीं है कि एज इट इज प्रोसेसर बेच दिया, रैम बेच दिया, हार्ड ड्राइव बेच दिया। ये अभी सिर्फ इसके लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। तो लिनोवा कंपनी के पास रॉ मटेरियल का कुछ ना कुछ स्टॉक होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद में आप अगर कभी भी जाओगे तो आप इसके गोडाउन में चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। फिर आप शोरूम में जाओगे तो आपको क्या मिलेगा सर, फिनिश्ड स्टॉक मिलेगा। यानी कि यहां पे आप चेक करोगे तो यहां पे लैपटॉप, कंप्लीट हुए हुए लैपटॉप्स हैं,
कंप्यूटर्स हैं। तो यहां क्या मिल रहा है आपको, लैपटॉप कंप्यूटर, कुछ ना कुछ लैपटॉप कंप्यूटर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, कंप्लीटेड है, और वो लैपटॉप कंप्यूटर फॉर सेल के लिए कहीं ना कहीं वेयर हाउस वगैरह के अंदर स्टोर कर रखे हैं इन्होंने। तो वो लैपटॉप और कंप्यूटर जो है जिनको मार्केट में सेल किया जा सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिनिश्ड स्टॉक। तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल भी इसके पास स्टोरेज में होगा, होगा सर, बिल्कुल होगा। और जैसे ही प्रोसेस हो गया, लैपटॉप बन गया, तो वो हैंड टू हैंड ही सेल हो जाएगा या फिर उसका स्टोरेज करना पड़ेगा? सर स्टोरेज करना पड़ेगा। तो वो जो लैपटॉप और कंप्यूटर मैन्युफैक्चर होके कंप्लीट कंडीशन में पड़े हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फिनिश्ड स्टॉक। उसके बाद में कोई कहीं आप जाओगे, उसका जो साइट है जहां पे प्रोसेसिंग होती है, असेंबलिंग होती है, उस साइट पे आप क्या देखोगे कि ये जो है बॉक्स बना हुआ है कंप्यूटर का। बॉक्स के अंदर कुछ जो पार्ट्स है, कुछ इक्विपमेंट्स है वो अटैच कर दिए हैं, कुछ इक्विपमेंट्स बाकी है, कुछ की टेस्टिंग चल रहा है, कुछ अभी टेस्टिंग फेज के अंदर है, कुछ के अंदर कई पार्ट्स लगने बाकी हैं, कईयों के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल होने बाकी है। यानी कि यहाँ पे जो साइट है, जो फैक्ट्री की साइट है, वहां पे आप क्या देखते हो कि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, काम चल रहा है। तो ये जो काम चल रहा है, ये जो वर्क पेंडिंग पड़ा है, इस तरह का जो सामान है, क्या इसको सेल किया जा सकता है? अभी नहीं सर। क्या ये रॉ मटेरियल है, वापस रिटर्न हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ये जो प्रोसेसिंग के अंदर, जो सामान प्रोसेसिंग के अंदर है, उस सामान को हम क्या बोलते हैं, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो सामान मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन के अंदर पड़ा है, अभी प्रोसेसिंग होना बाकी है, कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, शॉर्ट में बोलेंगे WIP। तो यानी कि स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी तरह का हो गया, 3 तरह का। रॉ मटेरियल, जो सबसे पहले कच्चा माल खरीदा जाता है ताकि उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाया जा सके। फिर जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है तो वो भी उसके लिए क्या है, गुड्स है, क्योंकि इसको रीसेल करना है इसे। और जो आधी अधूरी कच्ची पक्की कंडीशन में पड़ा है, प्रोग्रेसिंग के अंदर पड़ा है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक ऑफ WIP। तो स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग के केस में 3 तरह के होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। लेकिन ट्रेडर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर नहीं है, खाली जिसका काम है मर्केंडाइज करना, ट्रेडिंग करना, उसके लिए गुड्स सिर्फ एक ही तरह का होता है। वो कौन सा, फिनिश्ड गुड्स। सीधा रेडीमेड गुड्स खरीदना है, रेडीमेड एज इट इज बेचना है, उसको कोई प्रोसेसिंग नहीं करनी है। क्या आपने स्टेशनरी डीलर को देखा है कि वो ये मार्कर खरीद रहा है और उस पर प्रोसेसिंग कर रहा है? ये तो मार्कर क्या आता है, पूरा रेडी होके ही आता है, और उसको क्या करना है, सीधा सेल करना है डायरेक्ट। तो स्टेशनरी डीलर है वो केवल और केवल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदता है, उसके पास जो गुड्स है वो एक ही तरह का होता है, जिसको हम फिनिश स्टॉक बोलते हैं सीधा। और मैन्युफैक्चर के केस में स्टॉक कितने तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड स्टॉक। तो चलिए, ये गुड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए था, हमने आज इसको पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया कि गुड्स क्या होता है, गुड्स की रिकॉर्डिंग कैसे की जाएगी, गुड्स के अंदर जो जब भी डील होगी तो हम गुड्स वर्ड की जगह पे ये 5 अकाउंट ओपन करते हैं, इन 5 नाम को यूज करते हैं, जो आगे आने वाली क्लासेस के अंदर जर्नल एंट्रीज वगैरह के अंदर रिकॉर्डिंग करते टाइम अपने को यूज करना है, ध्यान रखना है। इसीलिए हमने इसको आज बेसिक टर्म्स में फर्स्ट डिस्कस किया है कि गुड्स क्या होता है और गुड्स के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो यानी डेफिनेशन तो हमने सिर्फ गुड्स ही समझा है, लेकिन गुड्स के साथ अटैच्ड जो अलग अलग वर्ड्स हैं वो भी हमने साथ में कवर किया है। क्लियर है? तो चलिए बेटा, आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी का करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।